वर्तमान से बचने के लिए मन की रणनीतियां। वर्तमान की हानि। मूल भ्रम। अगर मैं पूरी तरह से मान भी लूं कि आखिरकार समय एक भ्रम है, तो इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? मुझे अभी भी एक ऐसी दुनिया में रहना है जो पूरी तरह से समय के अधीन है। बौद्धिक सहमति सिर्फ एक और विश्वास है, और इससे आपके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस सत्य को महसूस करने के लिए आपको इसे जीना होगा। जब आपके शरीर की हर कोशिका इतनी मौजूद हो कि वह जीवन से जीवंत महसूस करे, और जब आप हर पल उस जीवन को अस्तित्व के आनंद के रूप में महसूस कर सकें, तो यह कहा जा सकता है कि आप समय से मुक्त हैं। लेकिन मुझे कल भी बिल चुकाने हैं, और मैं भी बाकी लोगों की तरह बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे पास समय नहीं है? कल के बिल समस्या नहीं है। भौतिक शरीर का विघटन कोई समस्या नहीं है। अभी का खो जाना समस्या है, या यूं कहें, मूल भ्रम, जो किसी स्थिति, घटना या भावना को व्यक्तिगत समस्या और दुख में बदल देता है। अभी का खो जाना अस्तित्व का खो जाना है। समय से मुक्त होना आपकी पहचान के लिए प्रतीक की अतीत की मनोवैज्ञानिक जरूरतों और आपकी पूर्ति के लिए भविष्य से मुक्त होना है। यह चेतना के सबसे गहरे परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में चेतना में यह बदलाव नाटकीय और मौलिक रूप से एक बार और हमेशा के लिए होता है। जब ऐसा होता है तो यह आमतौर पर तीव्र पीड़ा के बीच पूर्ण समर्पण के माध्यम से होता है। हालांकि अधिकांश लोगों को इसके लिए काम करना पड़ता है। जब आपको चेतना की कालातीत अवस्था की पहली कुछ झलकें मिल जाती हैं, तो आप समय और उपस्थिति के आयामों के बीच आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको पता चलता है कि आपका ध्यान वास्तव में अभी पर कितनी कम बार होता है। लेकिन यह जानना कि आप मौजूद नहीं हैं एक बड़ी सफलता है। यह जानना ही उपस्थिति है। भले ही शुरू में यह घड़ी के समय के कुछ सेकंड तक ही रहे, फिर यह फिर से खो जाए। फिर बढ़ती आवृत्ति के साथ आप अपनी चेतना का ध्यान अतीत या भविष्य के बजाय वर्तमान क्षण में रखना चुनते हैं। और जब भी आपको एहसास होता है कि आपने अभी खो दिया है, तो आप उसमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही नहीं, बल्कि घड़ी के समय के बाहरी परिप्रेक्ष्य से देखे जाने वाले लंबे समय तक रहने में सक्षम होते हैं। इसलिए इससे पहले कि आप उपस्थिति की स्थिति में दृढ़ता से स्थापित हों, यानी कि इससे पहले कि आप पूरी तरह से सचेत हों, आप चेतना और बेहोशी के बीच, उपस्थिति की स्थिति और मन की पहचान की स्थिति के बीच कुछ समय के लिए आगे पीछे होते हैं। आप अभी खो देते हैं और आप बार बार उसी पर लौटते हैं। आखिरकार उपस्थिति आपकी प्रमुख स्थिति बन जाती है। अधिकांश लोगों के लिए उपस्थिति का अनुभव या तो कभी नहीं होता या केवल आकस्मिक रूप से होता है, और कभी कभी थोड़े समय के लिए बिना पहचाने कि यह क्या है। ज्यादातर बेहोशी के अलग अलग स्तरों के बीच। मनुष्य चेतना और अचेतना के बीच नहीं, बल्कि केवल साधारण बेहोशी और गहन बेहोशी। अचेतना के विभिन्न स्तरों से आपका क्या अभिप्राय है? जैसा कि आप शायद जानते हैं, नींद में आप लगातार स्वप्नहीन नींद और स्वप्न अवस्था के चरणों के बीच घूमते रहते हैं। इसी तरह जागने में ज्यादातर लोग सिर्फ सामान्य बेहोशी और गहरी बेहोशी के बीच ही घूमते रहते हैं। जिसे मैं सामान्य बेहोशी कहता हूं, उसका मतलब है अपनी विचार प्रक्रियाओं और भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं और घृणाओं से पहचाने जाना। यह ज्यादातर लोगों की सामान्य अवस्था है। उस अवस्था में आप अहंकारी मन द्वारा संचालित होते हैं और आप अस्तित्व से अनजान होते हैं। यह तीव्र दर्द या दुख की अवस्था नहीं है, बल्कि बेचैनी, असंतोष, ऊब या घबराहट के लगभग निरंतर निम्न स्तर की एक तरह की पृष्ठभूमि स्थिरता है। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है क्योंकि यह सामान्य जीवन का एक हिस्सा है। जैसे कि आप निरंतर कम पृष्ठभूमि शोर, जैसे कि एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट के बारे में तब तक नहीं जानते हैं जब तक कि यह बंद ना हो जाए। जब यह अचानक बंद हो जाता है तो राहत की भावना होती है। कई लोग बुनियादी बेचैनी को दूर करने के अचेतन प्रयास में शराब, ड्रग्स, सेक्स, भोजन, काम, टेलीविजन या यहां तक कि खरीदारी को एनेस्थेटिक्स के रूप में उपयोग करते हैं। जब ऐसा होता है तो एक गतिविधि जो संयमित रूप से करने पर बहुत आनंददायक हो सकती है,
बाध्यकारी या व्यसनकारी गुण से युक्त हो जाती है और इसके माध्यम से जो कुछ भी हासिल होता है वह अत्यंत अल्पकालिक लक्षण राहत है। साधारण बेहोशी की बेचैनी गहरी बेहोशी के दर्द में बदल जाती है, जो अधिक तीव्र और अधिक स्पष्ट पीड़ा या नाखुशी की स्थिति है जब चीजें गलत हो जाती हैं। जब अहंकार को खतरा होता है या आपके जीवन की स्थिति या रिश्ते में संघर्ष में कोई बड़ी चुनौती, खतरा या हानि वास्तविक या काल्पनिक होती है। यह साधारण बेहोशी का एक तीव्र संस्करण है, जो कि प्रकार में नहीं बल्कि डिग्री में उससे अलग है। साधारण अचेतनता में आदतन प्रतिरोध या जो है उसे नकारने से बेचैनी और असंतोष पैदा होता है, जिसे ज्यादातर लोग सामान्य जीवन के रूप में स्वीकार करते हैं। जब यह प्रतिरोध अहंकार को किसी चुनौती या खतरे के माध्यम से तीव्र हो जाता है, तो यह क्रोध, तीव्र भय, आक्रामकता, अवसाद आदि जैसी तीव्र नकारात्मकता लाता है। गहरी अचेतनता का अक्सर मतलब होता है कि दर्द शरीर सक्रिय हो गया है और आप इसके साथ पहचाने जाने लगे हैं। गहरी अचेतनता के बिना शारीरिक हिंसा असंभव होगी। यह तब भी आसानी से हो सकता है जब भी और जहां भी लोगों की भीड़ या यहां तक कि एक पूरा राष्ट्र एक नकारात्मक सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपकी चेतना के स्तर का सबसे अच्छा संकेतक ये है कि आप जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं जब वे आती हैं। उन चुनौतियों के माध्यम से पहले से ही बेहोश व्यक्ति अधिक गहराई से बेहोश हो जाता है और एक सचेत व्यक्ति अधिक तीव्रता से सचेत हो जाता है। आप खुद को जगाने के लिए एक चुनौती का उपयोग कर सकते हैं, या आप इसे खुद को और भी गहरी नींद में खींचने की अनुमति दे सकते हैं। साधारण बेहोशी का सपना तब एक दुःस्वप्न में बदल जाता है यदि आप सामान्य परिस्थितियों में भी मौजूद नहीं रह सकते हैं, जैसे कि जब आप किसी कमरे में अकेले बैठे हों, जंगल में टहल रहे हों या किसी की बात सुन रहे हों, तो आप निश्चित रूप से सचेत नहीं रह पाएंगे जब कुछ गलत हो जाए या आप मुश्किल लोगों या परिस्थितियों का सामना करें, नुकसान या नुकसान के खतरे के साथ। आप एक प्रतिक्रिया से ग्रसित हो जाएंगे जो अंततः हमेशा किसी न किसी रूप में डर होता है और गहरी बेहोशी में खींच लिया जाता है। वे चुनौतियां आपकी परीक्षाएं हैं। केवल जिस तरह से आप उनसे निपटते हैं वह आपको और दूसरों को दिखाएगा कि जहां तक आपकी चेतना की स्थिति का सवाल है, आप कहां हैं, न कि आप कितनी देर तक अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं या आप क्या दृश्य देखते हैं। इसलिए जब सब कुछ अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चल रहा हो तो सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन में अधिक चेतना लाना आवश्यक है। इस तरह आप उपस्थिति शक्ति में वृद्धि करते हैं। यह आपके अंदर और आपके आसपास एक उच्च कंपन आवृत्ति का ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी बेहोशी, कोई नकारात्मकता, कोई कलह या हिंसा उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती और जीवित नहीं रह सकती, जैसे कि प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार जीवित नहीं रह सकता। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनना सीखते हैं, जो कि वर्तमान में होने का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं जब आप पहली बार सामान्य अचेतन की पृष्ठभूमि स्थिरता के बारे में जागरूक होते हैं और महसूस करते हैं कि कितनी कम बार, यदि कभी, आप वास्तव में अपने भीतर सहज होते हैं। अपनी सोच के स्तर पर आपको निर्णय, असंतोष और मानसिक प्रक्षेपण के रूप में बहुत अधिक प्रतिरोध मिलेगा। भावनात्मक स्तर पर बेचैनी, तनाव, ऊब या घबराहट की एक अंतर्निहित धारा होगी। दोनों ही मन के आदतन प्रतिरोध मोड में पहलू हैं। वे क्या खोज रहे हैं? कार्ल जंग ने अपनी एक किताब में एक अमेरिकी मूल निवासी सरदार से हुई बातचीत के बारे में बताया है, जिसने उन्हें बताया कि उनके अनुसार ज्यादातर गोरे लोगों के चेहरे तनावग्रस्त, घूरती आंखें और क्रूर व्यवहार वाले होते हैं। उन्होंने कहा, वे हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। वे क्या खोज रहे हैं? गोरे लोग हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं। वे हमेशा बेचैन और बेचैन रहते हैं। हम नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। हमें लगता है कि वे पागल हैं। निरंतर बेचैनी की यह अंतर्निहित धारा पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता के उदय से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में, जो अब लगभग पूरे विश्व को कवर करती है, जिसमें अधिकांश पूर्वी क्षेत्र भी शामिल हैं, यह एक तरह से अभिव्यक्त होती है। अभूतपूर्व रूप से तीव्र रूप। यह यीशु के समय में पहले से ही मौजूद था और यह बुद्ध के समय से 600 साल पहले था और उससे भी बहुत पहले। तुम हमेशा चिंतित क्यों रहते हो? यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा।
क्या चिंतित विचार तुम्हारे जीवन में एक दिन भी जोड़ सकते हैं? और बुद्ध ने सिखाया कि दुख की जड़ हमारी निरंतर इच्छा और लालसा में पाई जाती है। सामूहिक शिथिलता के रूप में अब के प्रति प्रतिरोध आंतरिक रूप से अस्तित्व के प्रति जागरूकता की हानि से जुड़ा हुआ है और हमारी अमानवीय औद्योगिक सभ्यता का आधार बनता है। वैसे फ्रायड ने भी बेचैनी की इस अंतर्निहित धारा के अस्तित्व को पहचाना और अपनी पुस्तक सभ्यता और उसके असंतोष में इसके बारे में लिखा। लेकिन वह बेचैनी की असली जड़ को नहीं पहचान पाया और यह महसूस करने में विफल रहा कि इससे मुक्ति संभव है। इस सामूहिक शिथिलता ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो लोगों के लिए एक तरह की समस्या बन गया है, एक बहुत ही दुखी और असाधारण रूप से हिंसक सभ्यता जो न केवल अपने लिए बल्कि ग्रह पर सभी जीवन के लिए खतरा बन गई है। सामान्य अचेतनता का विघटन। तो फिर हम इस दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसे सचेतन बनाएं। उन अनेक तरीकों पर ध्यान दें जिनसे अनावश्यक निर्णय जो है उसके प्रति प्रतिरोध तथा वर्तमान को नकारने के माध्यम से आप भीतर बेचैनी, असंतोष तथा तनाव उत्पन्न होता है। जब आप चेतना का प्रकाश उस पर डालते हैं तो कोई भी अचेतन चीज विलीन हो जाती है। एक बार जब आप सामान्य अचेतनता को विलीन करना सीख जाते हैं तो आपकी उपस्थिति का प्रकाश चमक उठेगा तथा कहा जब भी आप इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस करेंगे तो गहरी अचेतनता से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि सामान्य अचेतनता को शुरू में पहचानना आसान नहीं हो सकता है क्योंकि यह बहुत सामान्य है। आत्म अवलोकन के माध्यम से अपनी मानसिक भावनात्मक स्थिति पर नजर रखने की आदत डालें। क्या मैं इस समय सहज हूं? यह एक अच्छा सवाल है जिसे आप अक्सर खुद से पूछ सकते हैं। या आप पूछ सकते हैं, इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है? अपने अंदर क्या चल रहा है उसमें कम से कम उतनी ही दिलचस्पी रखें जितनी बाहर क्या चल रहा है। अगर आप अंदर को सही कर लेते हैं तो बाहर भी सही हो जाएगा। प्राथमिक वास्तविकता अंदर है, दूसरी वास्तविकता बाहर। लेकिन इन सवालों का तुरंत जवाब न दें। अपना ध्यान अंदर की ओर लगाएं। अपने अंदर देखें। आपका दिमाग किस तरह के विचार पैदा कर रहा है? आप क्या महसूस करते हैं? अपना ध्यान शरीर पर लगाएं। क्या कोई तनाव है? एक बार जब आप पाते हैं कि बेचैनी का स्तर कम है, पृष्ठभूमि स्थिर है, तो देखें कि आप किस तरह से जीवन से बच रहे हैं। उसका विरोध कर रहे हैं या उसे नकार रहे हैं, अभी को नकार कर। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अनजाने में वर्तमान क्षण का विरोध करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। अभ्यास के साथ आत्म अवलोकन की आपकी शक्ति, अपनी आंतरिक स्थिति की निगरानी करने की शक्ति तेज हो जाएगी। दुख से मुक्ति। क्या आप जो कर रहे हैं उससे नाराज हैं? यह आपका काम हो सकता है या हो सकता है कि आप कुछ करने के लिए सहमत हों और उसे कर रहे हों, लेकिन आपका एक हिस्सा नाराज है और उसका विरोध करता है। क्या आप अपने किसी करीबी व्यक्ति के प्रति अव्यक्त नाराजगी रखते हैं? क्या आपको एहसास है कि इस तरह से आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा अपने प्रभावों में इतनी हानिकारक है कि आप वास्तव में खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी दूषित कर रहे हैं? अपने अंदर अच्छी तरह से देखें। क्या नाराजगी अनिच्छा का जरा सा भी निशान है? अगर है तो इसे मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर देखें। इस स्थिति के बारे में आपका मन क्या विचार बना रहा है? फिर भावना को देखें जो उन विचारों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। भावना को महसूस करें। क्या यह सुखद या अप्रिय लगता है? क्या यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप वास्तव में अपने अंदर रखना चाहेंगे? क्या आपके पास कोई विकल्प है? हो सकता है कि आपका फायदा उठाया जा रहा हो सकता है कि आप जिस गतिविधि में लगे हुए हैं वह थकाऊ हो सकता है कि आपका कोई करीबी बेईमान, परेशान करने वाला या बेहोश हो, लेकिन यह सब अप्रासंगिक है। इस स्थिति के बारे में आपके विचार और भावनाएं उचित हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि आप जो है उसका विरोध कर रहे हैं। आप वर्तमान क्षण को दुश्मन बना रहे हैं। आप दुख पैदा कर रहे हैं, आंतरिक और बाहरी के बीच संघर्ष कर रहे हैं। आपका दुख न केवल आपके अपने आंतरिक अस्तित्व और आपके आसपास के लोगों को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि सामूहिक मानव मानस को भी प्रदूषित कर रहा है, जिसका आप एक अविभाज्य हिस्सा हैं। ग्रह का प्रदूषण केवल एक आंतरिक मानसिक प्रदूषण का बाहरी प्रतिबिंब है। लाखों अचेतन व्यक्ति अपने आंतरिक स्थान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। या तो आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें, संबंधित व्यक्ति से बात करें
और जो आप महसूस करते हैं उसे पूरी तरह से व्यक्त करें, या उस नकारात्मकता को छोड़ दें जो आपके दिमाग ने स्थिति के बारे में बनाई है और जो किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, सिवाय इसके कि आप खुद के बारे में गलत धारणा को मजबूत करें। इसकी निरर्थकता को पहचानना महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता कभी भी किसी भी स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। वास्तव में ज्यादातर मामलों में यह आपको इसमें फंसाए रखती है, वास्तविक परिवर्तन को रोकती है। नकारात्मक ऊर्जा के साथ किया गया कोई भी काम इससे दूषित हो जाएगा और समय के साथ और अधिक दर्द, अधिक दुख को जन्म देगा। इसके अलावा कोई भी नकारात्मक आंतरिक स्थिति संक्रामक होती है। शारीरिक बीमारी की तुलना में दुख अधिक आसानी से फैलता है। अनुनाद के नियम के माध्यम से यह दूसरों में अव्यक्त नकारात्मकता को ट्रिगर करता है और उसे बढ़ाता है जब तक कि वे प्रतिरक्षित ना हो, यानी अत्यधिक सचेत ना हो। क्या आप दुनिया को प्रदूषित कर रहे हैं या गंदगी साफ कर रहे हैं? आप अपने आंतरिक स्थान के लिए जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आप ग्रह के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा भीतर वैसा बाहर। अगर मनुष्य आंतरिक प्रदूषण को साफ कर दे तो वह भी खत्म हो जाएगा। बाहरी प्रदूषण पैदा करो। क्या हम नकारात्मकता को छोड़ सकते हैं जैसा कि आपने सुझाव दिया है? इसे गिराकर। आप अपने हाथ में पकड़े हुए गर्म कोयले के टुकड़े को कैसे गिराते हैं? आप अपने साथ ढो रहे किसी भारी और बेकार सामान को कैसे गिराते हैं? यह पहचान कर कि आप अब दर्द नहीं सहना चाहते या बोझ नहीं उठाना चाहते और फिर उसे छोड़ देते हैं। गहरी बेहोशी, जैसे कि दर्द शरीर या अन्य गहरी पीड़ा, जैसे कि किसी प्रियजन की हानि, को आमतौर पर आपकी उपस्थिति के प्रकाश और आपके निरंतर ध्यान के साथ संयुक्त स्वीकृति के माध्यम से रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, साधारण बेहोशी में कई पैटर्न आसानी से छोड़े जा सकते हैं जब आप जानते हैं कि आप उन्हें नहीं चाहते हैं और अब उनकी आवश्यकता नहीं है। जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास एक विकल्प है, कि आप केवल वातानुकूलित सजगता का एक बंडल नहीं हैं। यह सब दर्शाता है कि आप अभी की शक्ति तक पहुंचने में सक्षम हैं। इसके बिना आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आप कुछ भावनाओं को नकारात्मक कहते हैं, तो क्या आप अच्छे और बुरे का मानसिक ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले बताया था? नहीं, ध्रुवता पहले ही बन गई थी जब आपका मन यह निर्णय ले रहा था कि वर्तमान क्षण को बुरा मानना। इस निर्णय ने नकारात्मक भावना को जन्म दिया। लेकिन अगर आप कुछ भावनाओं को नकारात्मक कहते हैं, तो क्या आप वास्तव में यह नहीं कह रहे हैं कि वे नहीं होनी चाहिए? कि उन भावनाओं का होना ठीक नहीं है? मेरी समझ से यह है कि हमें अपने मन में आने वाली हर भावना को अपने मन में आने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे बुरा मानें या कहें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाराजगी महसूस करना ठीक है। गुस्सा होना, चिढ़ना, मूडी होना या जो भी हो, ठीक है। अन्यथा हम दमन, आंतरिक संघर्ष या इनकार में पड़ जाते हैं। सब कुछ ठीक है जैसा है। बेशक, एक बार जब मन का पैटर्न, भावना या प्रतिक्रिया आ जाती है, तो उसे स्वीकार कर लें। आप इस मामले में कोई विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त रूप से सचेत नहीं थे। यह कोई निर्णय नहीं है, बस एक तथ्य है। यदि आपके पास कोई विकल्प होता, या आपको एहसास होता कि आपके पास कोई विकल्प है, तो क्या आप दुख या खुशी, सहजता या बेचैनी, शांति या संघर्ष चुनेंगे? क्या आप ऐसा विचार या भावना चुनेंगे जो आपको आपकी प्राकृतिक खुशहाली, आंतरिक जीवन के आनंद से अलग कर दे? ऐसी किसी भी भावना को मैं नकारात्मक कहता हूं जिसका सीधा सा मतलब बुरा होता है। इस अर्थ में नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि सिर्फ तथ्यात्मक रूप से बुरा, जैसे पेट में बीमार महसूस करना। यह कैसे संभव है कि मनुष्यों ने अकेले 20वीं सदी में 100 मिलियन से ज्यादा साथी मनुष्यों को मार डाला? मनुष्य एक दूसरे को इतनी बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक हिंसा, यातना, दर्द और क्रूरता को शामिल नहीं किया गया है, जो वे एक दूसरे के साथ साथ अन्य संवेदनशील प्राणियों पर रोजाना करते रहते हैं। क्या वे इस तरह से कार्य करते हैं क्योंकि वे अपनी प्राकृतिक अवस्था, भीतर के जीवन के आनंद के संपर्क में हैं? बिल्कुल नहीं। केवल वे लोग जो बहुत नकारात्मक अवस्था में हैं, जो वास्तव में बहुत बुरा महसूस करते हैं, वे अपनी भावनाओं के प्रतिबिंब के रूप में ऐसी वास्तविकता का निर्माण करेंगे।
अब वे प्रकृति और उन्हें बनाए रखने वाले ग्रह को नष्ट करने में लगे हुए हैं। अविश्वसनीय लेकिन सच है, मनुष्य एक खतरनाक रूप से पागल और बहुत बीमार प्रजाति है। यह कोई निर्णय नहीं है, यह एक तथ्य है। यह भी एक तथ्य है कि पागलपन के नीचे विवेक मौजूद है। उपचार और मुक्ति अभी उपलब्ध है। आपने जो कहा उस पर वापस आते हुए यह निश्चित रूप से सच है कि जब आप अपनी नाराजगी, गुस्सा इत्यादि को स्वीकार कर लेते हैं, हैं, तो आप उन्हें आंख मूंद कर करने के लिए मजबूर नहीं होते हैं और आप उन्हें दूसरों पर थोपने की संभावना कम रखते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं? जब आप कुछ समय से स्वीकृति का अभ्यास कर रहे होते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं, तो एक बिंदु आता है जब आपको अगले चरण पर जाने की आवश्यकता होती है, जहां वे नकारात्मक भावनाएं अब और नहीं बनती हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी स्वीकृति केवल एक मानसिक लेबल बन जाती है, जो आपके अहंकार को दुखी रहने की अनुमति देती है। और इस प्रकार अन्य लोगों, आपके परिवेश, आपके वर्तमान और वर्तमान से अलगाव की भावना को मजबूत करती है। जैसा कि आप जानते हैं, अलगाव अहंकार की पहचान की भावना का आधार है। सच्ची स्वीकृति उन भावनाओं को एक बार में बदल देगी। और यदि आप वास्तव में गहराई से जानते हैं कि सब कुछ ठीक है, जैसा कि आप इसे रखें, और जो निश्चित रूप से सच है, तो क्या आपके पास पहले स्थान पर वे नकारात्मक भावनाएं होंगी? बिना निर्णय के, जो है उसके प्रति प्रतिरोध के बिना, वे उत्पन्न नहीं होंगी। आपके मन में एक विचार है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गहराई से आप वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए प्रतिरोध के पुराने मानसिक भावनात्मक पैटर्न अभी भी मौजूद हैं। Time is money. यही वह चीज है जो आपको बुरा महसूस कराती है। यह भी ठीक है। क्या आप बेहोश होने के अपने अधिकार, पीड़ा सहने के अपने अधिकार की रक्षा कर रहे हैं? चिंता न करें, कोई भी आपसे यह अधिकार नहीं छीनने वाला है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि एक खास तरह का खाना आपको बीमार कर देता है, तो क्या आप उस खाने को खाना जारी रखेंगे और यह दावा करते रहेंगे कि बीमार होना ठीक है? आप जहां भी हों, पूरी तरह वहीं रहें। क्या आप साधारण बेहोशी के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? देखें कि क्या आप खुद को शिकायत करते हुए पाते हैं, चाहे वह भाषण में हो या विचार में, किसी परिस्थिति के बारे में जिसमें आप खुद को पाते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं या कहते हैं, आपके आसपास, आपकी जीवन स्थिति, यहां तक कि मौसम के बारे में भी। शिकायत करना हमेशा जो है उसे स्वीकार न करना होता है। यह हमेशा एक अचेतन नकारात्मक चार्ज लेकर आता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप खुद को पीड़ित बनाते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी शक्ति में होते हैं। इसलिए कार्रवाई करके या यदि आवश्यक हो या संभव हो तो बोलकर स्थिति को बदलें। स्थिति को छोड़ दें या इसे स्वीकार करें। बाकी सब पागलपन है। साधारण बेहोशी हमेशा किसी न किसी तरह से अभी के इनकार से जुड़ी होती है। अभी, बेशक, यहां का भी अर्थ है। क्या आप अपने यहां और अभी का विरोध कर रहे हैं? कुछ लोग हमेशा कहीं और रहना पसंद करेंगे। उनका यहां कभी भी पर्याप्त नहीं होता। आत्मावलोकन के माध्यम से पता लगाएं कि क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही है। आप जहां भी हों, पूरी तरह से वहां रहें। यदि आपको अपना यहां और अभी असहनीय लगता है और यह आपको दुखी करता है, तो आपके पास 3 विकल्प हैं। खुद को स्थिति से दूर करें, इसे बदलें या इसे पूरी तरह से स्वीकार करें। यदि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो आपको उन 3 विकल्प में से एक चुनना होगा और आपको अभी चुनना होगा। फिर परिणामों को स्वीकार करें। कोई बहाना नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई मानसिक प्रदूषण नहीं। अपने भीतर के स्थान को साफ रखें। यदि आप कोई भी कदम उठाते हैं अपनी परिस्थिति को छोड़ना या बदलना, तो सबसे पहले नकारात्मकता को त्याग दें, यदि संभव हो तो। क्या आवश्यक है, इस बारे में अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई नकारात्मकता से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई से अधिक प्रभावी होती है। कोई भी कार्रवाई अक्सर कोई कार्रवाई न करने से बेहतर होती है, खासकर यदि आप लंबे समय से किसी दुखी स्थिति में फंसे हुए हैं। यदि यह एक गलती है, तो कम से कम आप कुछ सीखते हैं, जिस स्थिति में यह अब गलती नहीं है। यदि आप अटके रहते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते। क्या डर आपको कार्रवाई करने से रोक रहा है?
डर को स्वीकार करें, उसे देखें, अपना ध्यान उस पर लगाएं, पूरी तरह से उसके साथ मौजूद रहें। ऐसा करने से डर और आपकी सोच के बीच का संबंध टूट जाता है। डर को अपने मन में ना आने दें। अभी की शक्ति का उपयोग करें। डर उस पर हावी नहीं हो सकता। अगर आप अपने वर्तमान को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और आप खुद को परिस्थिति से दूर नहीं कर सकते हैं, तो अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर लें और अपने अंदर के सभी प्रतिरोधों को त्याग दें। वह झूठा, दुखी व्यक्ति जो दुखी, नाराज या खुद के लिए खेद महसूस करना पसंद करता है, वह अब जीवित नहीं रह सकता। इसे समर्पण कहते हैं। समर्पण कमजोरी नहीं है, इसमें बहुत ताकत है। केवल समर्पित व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है। समर्पण के माध्यम से आप आंतरिक रूप से परिस्थिति से मुक्त हो जाएंगे। तब आप पाएंगे कि आपकी ओर से किसी भी प्रयास के बिना परिस्थिति बदल जाती है। किसी भी मामले में स्वतंत्र व्यक्ति की ताकरें, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। उठो और अभी करो। वैकल्पिक रूप से, अगर यह आपकी पसंद है तो इस समय अपनी निष्क्रियता, आलस्य या निष्क्रियता को पूरी तरह से स्वीकार करें। पूरी तरह से इसमें लग जाओ। इसका आनंद लो। जितना हो सके आलसी या निष्क्रिय बनो। अगर आप पूरी तरह से और होशपूर्वक इसमें लग जाते हैं तो आप जल्द ही इससे बाहर आ जाएंगे, या शायद आप नहीं भी आ पाएंगे। किसी भी तरह से कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। क्या आप तनाव में हैं? क्या आप भविष्य में जाने में इतने व्यस्त हैं कि वर्तमान ही वहां पहुंचने का एक साधन बन गया है? तनाव यहां होने पर भी, वहां होने की चाहत, या वर्तमान में होने पर भी भविष्य में होने की चाहत से होता है। यह एक ऐसा विभाजन है जो आपको अंदर से तोड़ देता है। इस तरह के आंतरिक विभाजन के साथ निर्माण करना और जीना पागलपन है। यह तथ्य कि हर कोई ऐसा कर रहा है इसे कम पागलपन नहीं बनाता है। यदि आपको करना है तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तेजी से काम कर सकते हैं, या यहां तक कि भाग भी सकते हैं, बिना खुद को भविष्य में सुरक्षित रखे और वर्तमान का विरोध किए बिना। जब आप आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, भागते हैं, तो इसे पूरी तरह से करें। ऊर्जा के प्रवाह का आनंद लें, उस पल की उच्च ऊर्जा का। अब आप तनावग्रस्त नहीं हैं। अब आप खुद को दो हिस्सों में नहीं बांट रहे हैं। बस चलते फिरते, दौड़ते भागते, काम करते हुए और इसका आनंद लेते हुए। या फिर आप सब कुछ छोड़कर पार्क की बेंच पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करें तो अपने मन पर नजर रखें। यह कह सकता है, आपको काम करना चाहिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मन का निरीक्षण करें, उस पर मुस्कुराएं। क्या अतीत आपका बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है? क्या आप अक्सर इसके बारे में बात करते हैं और सोचते हैं, चाहे सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से? आपने जो महान चीजें हासिल की हैं, आपके रोमांच या अनुभव, या आपके पीड़ित होने की कहानी और आपके साथ किए गए भयानक काम, या शायद आपने किसी और के साथ क्या किया, क्या आपकी विचार प्रक्रिया अपराध बोध, गर्व, आक्रोश, क्रोध, पछतावा या आत्मदया पैदा कर रही है? तो आप न केवल अपने बारे में एक झूठी भावना को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपने मानस में अतीत का संचय करके अपने शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करने में भी मदद कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को देखकर खुद ही इसकी पुष्टि करें, जिनमें अतीत को थामे रखने की प्रबल प्रवृत्ति है। हर पल अतीत के लिए मरो। आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसका संदर्भ केवल तभी लें जब यह वर्तमान के लिए बिल्कुल प्रासंगिक हो। इस पल की शक्ति और अस्तित्व की पूर्णता को महसूस करें। अपनी उपस्थिति को महसूस करें। क्या आप चिंतित हैं? क्या आपके मन में कई क्या होगा अगर विचार आते हैं? आप अपने मन से पहचाने जाते हैं, जो खुद को एक काल्पनिक भविष्य की स्थिति में पेश करता है और भय पैदा करता है। ऐसी स्थिति से निपटने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। यह एक मानसिक भ्रम है। आप इस स्वास्थ्य और जीवन को नष्ट करने वाली पागलपन को केवल वर्तमान क्षण को स्वीकार करके रोक सकते हैं। अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने शरीर में अंदर और बाहर बहती हवा को महसूस करें। अपने आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करें। काल्पनिक मन प्रक्षेपणों के विपरीत वास्तविक जीवन में आपको जिस चीज से निपटना है, उसका सामना करना है यह क्षण। अपने आप से पूछें कि आपको अभी क्या समस्या है, अगले साल,
कल या अभी से 5 मिनट बाद नहीं। क्या है? इस पल में क्या गलत है? आप हमेशा वर्तमान का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप भविष्य का सामना नहीं कर सकते, और न ही आपको ऐसा करना है। उत्तर, शक्ति, सही कार्य या संसाधन तब उपलब्ध होंगे जब आपको इसकी आवश्यकता होगी, न पहले न बाद में। एक दिन मैं इसे हासिल कर लूंगा। क्या आपका लक्ष्य आपका इतना ध्यान ले रहा है कि आप वर्तमान क्षण को लक्ष्य प्राप्ति के साधन तक सीमित कर रहे हैं? क्या यह आपके काम से आनंद को छीन रहा है? क्या आप जीना शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप इस तरह का मानसिक पैटर्न विकसित करते हैं, तो चाहे आप कुछ भी हासिल करें या पाएं, वर्तमान कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। भविष्य हमेशा बेहतर लगेगा। स्थायी असंतोष और अतृप्ति के लिए एक आदर्श नुस्खा। क्या आप सहमत नहीं हैं? क्या आप आदतन प्रतीक्षा करने वाले हैं? आप अपने जीवन का कितना समय प्रतीक्षा में बिताते हैं? जिसे मैं छपाई के खड़ेपीरी के छोटे पैमाने की प्रतीक्षा कहता हूं, वह है डाकघर में लाइन में लगना, ट्रैफिक जाम में, हवाई अड्डे पर, या किसी के आने का इंतजार करना, काम खत्म होने का इंतजार करना, इत्यादि। बड़े पैमाने की प्रतीक्षा का अर्थ है अगली छुट्टी का इंतजार करना, बेहतर नौकरी का इंतजार करना, बच्चों के बड़े होने का इंतजार करना, वास्तव में सार्थक संबंध का इंतजार करना, सफलता का इंतजार करना, पैसा कमाना, महत्वपूर्ण बनना, प्रबुद्ध बनना। लोगों के लिए अपना पूरा जीवन जीना शुरू करने के इंतजार में बिताना असामान्य नहीं है। प्रतीक्षा करना मन की एक अवस्था है। मूल रूप से इसका मतलब है कि आप भविष्य चाहते हैं। आप वर्तमान नहीं चाहते। आप वह नहीं चाहते जो आपके पास है, और आप वह चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। हर तरह की प्रतीक्षा के साथ आप अनजाने में अपने वर्तमान और वर्तमान के बीच आंतरिक संघर्ष पैदा करते हैं, जहां आप नहीं रहना चाहते, और अनुमानित भविष्य जहां आप रहना चाहते हैं, या आपके वर्तमान को खोकर आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत कम कर देता है। अपने जीवन की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करने में कुछ भी गलत नहीं है। अपनी जीवन स्थिति को बेहतर बनाएं। लेकिन आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। जीवन प्राथमिक है। जीवन आपका सबसे गहरा आंतरिक अस्तित्व है। यह पहले से ही संपूर्ण उर्सी मोहन का पैसा परिपूर्ण है। आपकी जीवन स्थिति में आपकी परिस्थितियां और आपके अनुभव शामिल हैं। लक्ष्य निर्धारित करने और चीजों को हासिल करने का प्रयास करने में कुछ भी गलत नहीं है। गलती यह है कि इसे जीवन की भावना, अस्तित्व के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके लिए एकमात्र पहुंच बिंदु अभी है। तब आप एक वास्तुकार की तरह होते हैं जो इमारत की नींव पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन अधिरचना पर काम करने में बहुत समय बिताता है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग समृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह आसानी से नहीं आ सकती। भविष्य, जब आप अपने वर्तमान वास्तविकता का सम्मान करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि आपके पास क्या है, तो आप जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हैं। जो आपके पास है उसके लिए आभारी हैं। जो आपके पास है उसके लिए आभारी हैं। वर्तमान क्षण और जीवन की परिपूर्णता के लिए कृतज्ञता ही सच्ची समृद्धि है। यह भविष्य में नहीं आ सकती। फिर समय के साथ वह समृद्धि आपके लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है। यदि आप जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं उससे असंतुष्ट हैं, या अपनी वर्तमान कमी के बारे में निराश या क्रोधित हैं, तो यह आपको अमीर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन भले ही आप लाखों कमा लें, आप अभाव की आंतरिक स्थिति का अनुभव करना जारी रखेंगे, और गहरे में आप अधूरापन महसूस करते रहेंगे। आपके पास कई रोमांचक अनुभव हो सकते हैं जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन वे आते जाते रहेंगे और हमेशा आपको खालीपन और आगे की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की आवश्यकता के साथ छोड़ देंगे। आप अस्तित्व में नहीं रहेंगे और इसलिए अब जीवन की पूर्णता महसूस नहीं करेंगे। यही सच्ची समृद्धि है। इसलिए प्रतीक्षा को मन की स्थिति के रूप में त्याग दें। जब आप खुद को प्रतीक्षा में फंसा हुआ पाएं, तो उससे बाहर निकलें। वर्तमान क्षण में आएं, बस रहें और आनंद लें। अगर आप मौजूद हैं तो आपको किसी भी चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे
आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं, तो आप जवाब दे सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहां खड़ा होकर अपने आप का आनंद ले रहा था, अपने आप में आनंदित। ये वर्तमान क्षण को नकारने की आदतन मन की कुछ रणनीतियां हैं जो सामान्य अचेतनता का हिस्सा हैं। इन्हें अनदेखा करना आसान है क्योंकि ये सामान्य जीवन का एक हिस्सा है। निरंतर असंतोष की पृष्ठभूमि स्थिरता। लेकिन जितना अधिक आप अपनी आंतरिक मानसिक भावनात्मक स्थिति की निगरानी करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही यह जानना आसान होगा कि आप कब अतीत या भविष्य में फंस गए हैं, यानी अचेतन, और समय के सपने से बाहर निकलकर वर्तमान में आना। लेकिन सावधान रहें, मन की पहचान पर आधारित झूठा दुखी स्व समय पर जीता है। यह जानता है कि वर्तमान क्षण उसकी अपनी मृत्यु है और इसलिए इससे बहुत खतरा महसूस करता है। यह आपको इससे बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह आपको समय में फंसाए रखने की कोशिश करेगा। आपके जीवन की यात्रा का आंतरिक उद्देश्य। मैं आपकी बात की सच्चाई समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन की यात्रा में उद्देश्य अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा हम बस भटकते रहेंगे। और उद्देश्य का मतलब भविष्य है ना? हम वर्तमान में जीने के साथ इसका सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं? जब आप यात्रा पर हों, तो यह जानना निश्चित रूप से सहायक होता है कि आप कहां जा रहे हैं, या कम से कम वह सामान्य दिशा जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह मत भूलें, आपकी यात्रा के बारे में अंततः जो बात वास्तविक है वह कदम जो आप उठा रहे हैं। इस समय जो कुछ भी है वह यही है। आपकी जीवन यात्रा का एक बाहरी उद्देश्य और एक आंतरिक उद्देश्य है। बाहरी उद्देश्य है अपने लक्ष्य या गंतव्य पर पहुंचना। जो आप करने के लिए निकले हैं उसे पूरा करना, यह या वह हासिल करना, जिसका तात्पर्य निश्चित रूप से भविष्य से है। लेकिन अगर आपकी मंजिल या भविष्य में आप जो कदम उठाने जा रहे हैं आपका इतना ध्यान आकर्षित करते हैं कि वे आपके लिए उस कदम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो आप अभी उठा रहे हैं, तो आप यात्रा के आंतरिक उद्देश्य को पूरी तरह से भूल जाते हैं, जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात से है कि आप कैसे जा रहे हैं। इसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस समय आपकी चेतना की गुणवत्ता से इसका सब कुछ लेना देना है। बाहरी उद्देश्य स्थान और समय के क्षैतिज आयाम से संबंधित है। आंतरिक उद्देश्य एक गहनता से संबंधित है जिसमें लाखों कदम हो सकते हैं। आपकी आंतरिक यात्रा का केवल एक ही है, वह कदम जो आप अभी उठा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस एक कदम के बारे में अधिक गहराई से जागरूक होते जाते हैं, आपको एहसास होता है कि इसमें पहले से ही सभी अन्य कदम और साथ ही गंतव्य भी शामिल है। यह एक कदम तब पूर्णता की अभिव्यक्ति, महान सौंदर्य और गुणवत्ता के कार्य में बदल जाता है। यह Time is money. आपको अस्तित्व में ले जाएगा और अस्तित्व का प्रकाश इसके माध्यम से चमकेगा। यह आपकी आंतरिक यात्रा, स्वयं के भीतर की यात्रा का उद्देश्य और पूर्ति दोनों है। कालातीत अब के ऊर्ध्वाधर आयाम में अपने अस्तित्व की यात्रा, आपकी बाहरी यात्रा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम अपने बाहरी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं या नहीं? हम दुनिया में सफल होते हैं या असफल, यह तब तक आपके लिए मायने रखेगा जब तक आप अपने आंतरिक उद्देश्य को नहीं समझ लेते। उसके बाद बाहरी उद्देश्य सिर्फ एक खेल है जिसे आप सिर्फ इसलिए खेलते रह सकते हैं क्योंकि आपको इसमें मजा आता है। यह भी संभव है कि आप अपने बाहरी उद्देश्य में पूरी तरह से विफल हो जाएं और साथ ही अपने आंतरिक उद्देश्य में पूरी तरह से सफल भी हो जाएं। या फिर दूसरा तरीका, चारों ओर, जो वास्तव में अधिक सामान्य है, बाहरी धन और आंतरिक गरीबी, या दुनिया को प्राप्त करना और अपनी आत्मा को खोना, जैसा कि यीशु कहते हैं। अंततः निश्चित रूप से हर बाहरी उद्देश्य जल्द या बाद में विफल होने के लिए अभिशप्त है, केवल इसलिए कि यह सभी चीजों के अस्थायित्व के नियम के अधीन है। जितनी जल्दी आप यह समझ लेंगे कि आपका बाहरी उद्देश्य आपको स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकता, उतना ही बेहतर है। जब आप अपने बाहरी उद्देश्य की सीमाओं को देख लेते हैं तो आप अपनी अवास्तविक अपेक्षा को छोड़ देते हैं कि यह आपको खुश कर देगा और आप इसे अपने आंतरिक उद्देश्य के अधीन कर देते हैं। अतीत आपकी उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता।
आपने बताया कि अतीत के बारे में अनावश्यक रूप से सोचना या बात करना उन तरीकों में से एक है जिससे हम वर्तमान से बचते हैं। लेकिन अतीत के अलावा जिसे हम याद करते हैं और शायद उससे पहचानते हैं, क्या हमारे भीतर अतीत का एक और स्तर नहीं है जो कहीं ज्यादा गहराई से बैठा हुआ है? मैं उस अचेतन अतीत की बात कर रहा हूं जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, खास तौर पर बचपन के शुरुआती अनुभवों के जरिए, शायद पिछले जीवन के अनुभवों के जरिए भी। और फिर हमारी सांस्कृतिक कंडीशनिंग है, जिसका संबंध इस बात से है कि हम भौगोलिक रूप से कहाँ रहते हैं और हम किस ऐतिहासिक समय अवधि में रहते हैं। ये सभी चीजें तय करती हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे किस तरह के रिश्ते हैं, हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, हम इन सब के बारे में कैसे सचेत हो सकते हैं या इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इससे कितना समय बचेगा, और अगर हम ऐसा कर भी लें तो क्या बचेगा, भ्रम समाप्त होने पर क्या बचता है। आपके अंदर के अचेतन अतीत की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि यह इस समय किसी विचार, भावना, इच्छा, प्रतिक्रिया या आपके साथ होने वाली किसी बाहरी घटना के रूप में प्रकट हो। अचेतन अतीत के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है वह सब यहां है। वर्तमान की चुनौतियां ही आपको बाहर लाएंगी। यदि आप अतीत में झांकेंगे तो यह एक अथाह गड्ढा बन जाएगा। हमेशा कुछ और होता है। आप सोच सकते हैं कि अतीत को समझने या उससे मुक्त होने के लिए आपको अधिक समय की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कि भविष्य अंततः आपको अतीत से मुक्त कर देगा। यह एक भ्रम है। केवल वर्तमान ही आपको अतीत से मुक्त कर सकता है। अधिक समय आपको समय से मुक्त नहीं कर सकता। अभी की शक्ति का उपयोग करें, यही कुंजी है। अभी की शक्ति क्या है? यह कोई और नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति की शक्ति है। आपकी चेतना विचार रूपों से मुक्त है। इसलिए अतीत से वर्तमान के स्तर पर निपटें। जितना अधिक आप अतीत पर ध्यान देंगे उतना ही आप उसे सक्रिय करेंगे और उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उससे स्वयं बना पाएंगे। गलतफहमी न पालें। ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन अतक्वात के रूप में नहीं। वर्तमान पर ध्यान दें। अपने व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं, मनोदशाओं, विचारों, भावनाओं, भय और इच्छाओं पर ध्यान दें, क्योंकि वे वर्तमान में घटित होती हैं। आपके भीतर अतीत है। यदि आप उन सभी चीजों को देखने के लिए पर्याप्त रूप से उपस्थित हो सकते हैं, आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक रूप से नहीं बल्कि बिना किसी निर्णय के, तो आप अतीत से निपट रहे हैं और अपनी उपस्थिति की शक्ति के माध्यम से इसे भंग कर रहे हैं। आप अतीत में जाकर खुद को नहीं पा सकते। आप वर्तमान में आकर खुद को पा सकते हैं। क्या अतीत को समझना और यह समझना उपयोगी नहीं है कि हम कुछ खास चीजें क्यों करते हैं, कुछ खास तरीकों से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, या क्यों हम अनजाने में अपने विशेष प्रकार के नाटक, रिश्तों में पैटर्न आदि बनाते हैं? जैसे जैसे आप अपनी वर्तमान वास्तविकता के प्रति अधिक सचेत होते जाएंगे, आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है। कुछ अंतर्दृष्टियां कि आपकी कंडीशनिंग उन विशेष तरीकों से क्यों काम करती है। उदाहरण के लिए, आपके रिश्ते कुछ खास पैटर्न का पालन क्यों करते हैं, और आप अतीत में हुई चीजों को याद रख सकते हैं या उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह ठीक है और मददगार हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है वह है आपकी सचेत उपस्थिति। यह अतीत को विलीन कर देता है। यह परिवर्तनकारी एजेंट है। इसलिए अतीत को समझने की कोशिश न करें, बल्कि जितना हो सके उतना वर्तमान में रहें। अतीत आपकी उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता। यह केवल आपकी अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है। कुछ अंतर्दृष्टियां कि आपकी कंडीशनिंग उन विशेष तरीकों से क्यों काम करती है। उदाहरण के लिए, आपके रिश्ते कुछ खास पैटर्न का पालन क्यों करते हैं, और आप अतीत में हुई चीजों को याद रख सकते हैं या उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह ठीक है और मददगार हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है वह है आपकी सचेत उपस्थिति। यह अतीत को विलीन कर देता है। यह परिवर्तनकारी एजेंट है। इसलिए अतीत को समझने की कोशिश न करें, बल्कि जितना हो सके उतना वर्तमान में रहें। अतीत आपकी उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता। यह केवल आपकी अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है।